हॉस्पिटल की शुरुआत कैसे हुई? तो वो बिल्डिंग मैंने रेंट में लिया और वहाँ से मैंने शुरुआत की। इस तरह के महँगे मशीन जो उस समय 10-12 करोड़ के आते हैं, वो तो हमारे लिए एक सपने जैसा था। लेकिन उस समय ये जो था, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जी, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर जो है ये बहुत कॉमन है। शहरी महिलाओं की हम बात करें तो उनमें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर ज़्यादा होते हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में मुँह और लंग के कैंसर बहुत कॉमन है। कौन से ऐसे अर्ली साइंस है जिससे हम अवेयर हो सकते हैं कि हमें शायद कैंसर हो रहा है? अचानक से भूख लगना बंद हो जाना, खाना निगलने में कठिनाई, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी में खून आ रहा है, फिर 10 सेकंड में कपिल शर्मा हंसा के चला जाता है। ये एक ही ट्रीटमेंट में हम 90% रिजल्ट दे सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो इट टुगेदर। हर इंसान की ज़िंदगी एक कहानी होती है, उम्मीदों की, संघर्षों की, आशाओं की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की कहानी को दूसरों की ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व से हम आज मिलेंगे। डॉक्टर यूसुफ मेमन, डायरेक्टर एंड ऑन्को सर्जन, संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो सर, नमस्ते। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पहला आप हमारे चैनल में आए एंड इतने व्यस्त समय से समय निकाल कर आप आए। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिए। जी सर। सर पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ। मेरे जो वो फ़ोरफ़ादर्स हैं वो गुजराती हैं, हम लोग ऐसे बेसिकली गुजराती हैं। बहुत पहले हमारे दादाजी जो है गरियाबंद करके यहाँ से 90 किलोमीटर्स अवे एक टाउन है, वहाँ पे वहाँ से और 9 किलोमीटर अंदर एक छोटा-सा गाँव है ग्राम बारूला। मेरे फ़ादर वहाँ रहते थे और बहुत छोटा गाँव है वो। तो वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं हुई और उसके बाद वहाँ पे फिर मिडिल स्कूल वगैरह नहीं थे उस समय। तो मैं अपने बड़े पिताजी के यहाँ आया। वहाँ रहकर कि मैंने मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई गरियाबंद से की। उस समय तो प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे, तो हमारा ट्राइबल का स्कूल था वहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल था। और उसके बाद वहीं से जो है मैंने डॉक्टर बनने का मेरे मन में ख़्याल आया कि भई मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। उसके पीछे भी एक है पूरी छोटा-सा इंसिडेंस है। उसके बाद मैंने जो है हमारे समय में पीएमटी होता था, जी। जो पूरे मध्य प्रदेश का होता था। मैंने पीएमटी फाइट किया, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस और एमएस किया। फिर उसके बाद जो है कैंसर में फर्दर एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए मैं निज़ाम्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद, केजीएमयू लखनऊ और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से मैंने फिर कैंसर की ट्रेनिंग ली। तो सर आपके दिमाग में ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्को सर्जन बनने का ख़्याल है क्यों आना? देखिए अगर आपको ध्यान होगा उस समय की बात है, ये 82-83 की बात है, जब हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, तो हमारे स्कूल में उस समय वीसीआर लाके मूवी देखने का चलन था सभी घर में। तो हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ था, उसमें वीसीआर लाके हमको दर्द का रिश्ता मूवी दिखाया गया था, जिसमें नरगिस दत्त को कैंसर हो जाता है और वो उसको अमेरिका ले जाते हैं, वहाँ पे उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो सब ग्रीन ग्रीन गाउन और मास्क पहन के वो मुझे मैंने पहली बार मेरे को बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगा वो। तब से मेरे दिमाग में आ गया कि डॉक्टर बनना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि मैं कैंसर की फ़ील्ड में जाऊँगा। लेकिन बाद में देखिए नियति का कि मैं कैंसर की फ़ील्ड में ही गया। तो कभी-कभी हमारे सबकॉन्शियस में कोई चीज़ जो बैठ जाती है, वो फिर वैसा ही हमारा रास्ता उस तरह से चलने लगता है और मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करता हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमसे सब कुछ करवाता है। जी, बिल्कुल सही है सर। जी। तो आप ने जब शुरुआत की मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ पढ़ाई शुरू की, तो आपको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे वहाँ? देखिए हमारे जो माता-पिता थे वो मतलब
वो उनका किराने की दुकान थी और वो मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मुझे ऐसे तो कोई परेशानी नहीं हुई फाइनेंशियली। माय फादर वाज़ सफिशिएंट हैविंग मनी कि वो मुझे वो सब जो मुझे खर्च करना था वो करता था मैं। बस ये था कि मैं चूँकि बहुत ही ग्रामीण बैकग्राउंड से आया था, तो मुझे और पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती थी, तो मुझे शुरू में 2-3 साल थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई। फिर धीरे-धीरे जो है हमने उस सब चीज़ को कोप अप कर लिया और ऊपर वाले की कृपा से बहुत कोई ऐसे जो पढ़ाई के एमबीबीएस में पढ़ना बहुत पड़ता है। एमएस जब हम करते हैं तो हमें वार्ड में, ड्यूटी में ये सब काम बहुत करना पड़ता है। बहुत कभी-कभी 48 घंटे, 72 घंटे की भी कंटीन्यूअसली ड्यूटी लगती है। लेकिन वो सब एन्जॉयबल था, सब एन्जॉय करते हुए हमने बहुत अच्छे से किया। जी सर। सर संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर का जो है वो एक ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल्स में आता है। तो इस हॉस्पिटल की शुरुआत कैसे हुई? जब मैं दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में था, तब मुझे शुरू से ये था कि मैं वापस जो है छत्तीसगढ़ आऊँगा मैं और ख़ास करके मैं रायपुर आना चाहता था क्योंकि मेरी एमबीबीएस और एमएस जो मैंने अपना 10 साल जो है रायपुर में गुज़ारा था और मेरे यहाँ बहुत अच्छे कनेक्शंस हो गए थे मेरे जूनियर्स, सीनियर्स। तो चूँकि जब मैं दिल्ली में था, हैदराबाद में था, तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आए दुबई से और गल्फ़ कंट्री से। तो लेकिन मैंने चूँकि मुझे यहाँ वापस आना था, तो मैं यहाँ आया वापस और 2006 में मैंने जो है रायपुर में कचहरी चौक में एक डॉक्टर माहुरकर गली है, जी। वहाँ पर एक 20 बेडेड हॉस्पिटल उस समय खाली हुआ था। अच्छा। डॉक्टर माहुरकर सर नहीं रहे, डॉक्टर सुनील कालरा का वो हॉस्पिटल था। कालरा सर ने अपना नया अस्पताल बना के वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो वो बिल्डिंग मैंने रेंट में लिया और वहाँ से मैंने शुरुआत की कैंसर सर्जरी से और धीरे-धीरे जो है हम लोगों ने एक प्लॉट लिया, दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर में और हम लोगों ने एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनाने का सोचा, जिसमें रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी तीनों होता हो। तो रेडियोथेरेपी मशीन जो होता है बहुत महँगा मशीन होता है और हमारे पिताजी जो है इतने फाइनेंशियली साउंड थे कि उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया। लेकिन इस तरह के महँगे मशीन जो उस समय 10-12 करोड़ के आते हैं, वो तो हमारे लिए एक सपने जैसा था। तो मैंने लोन में लेके वो बिल्डिंग बनाया और साथ में मैंने उसका एक जो रेडियोथेरेपी के लिए एक बहुत बड़ा बंकर बनाना होता है, तो वो बंकर भी मैंने बनवाया। मेरे फ़ादर हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे पास इतना महँगा मशीन लगाने के लिए पैसा नहीं है, तुम ये बंकर क्यों बना रहे हो? तो मैं कहता था कि भई मेरे पास इतनी ही ज़मीन है, आगे कभी मुझे बंकर बनाना हुआ, तो मैं बार-बार कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होगा। मैं बना के रख लेता हूँ, जब 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद जब मेरे पास उस मशीन जब इतना होगा और मैं सक्षम, तो अब मैं लगाऊँगा, अदरवाइज़ ये खाली पड़ा रहेगा। लेकिन ये जो बंकर होते हैं, ये बहुत ही विशेष तरह से बनते हैं और इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे से हमको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जब हमने अप्रूवल लेके ये बंकर बनाया, तो इसकी जो मशीनें रहती हैं वो सिर्फ़ 2 ही कंपनी इंडिया में जो है वो एक जर्मनी की और एक अमेरिका की। और इसके जो वेंडर्स होते हैं उनको पता चल जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कि कहाँ ये बंकर बन रहा है। तो उन्होंने देखा कि सेंट्रल इंडिया में ऐसा एक बंकर का अप्रूवल हुआ है। तो उन लोगों ने विज़िट किया, बोले कि आप इसमें मशीन लगाइए। हमने बोला हमारे पास तो ऐसे इतना फाइनेंशियली हम लोग नहीं है। तो उन्होंने बताया कि 2-3 कंपनियाँ हैं ऐसी जो हॉस्पिटल्स की चेन है, जो आपके साथ आपके हॉस्पिटल में बंकर लगा सकते हैं। फिर 2-3 ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में आए, विज़िट किए, जैसे हेल्थ केयर ग्लोबल है, बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है। उसी तरह से एक सीबीसीसी यूएसए है, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनके कई कैंसर हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में। उनमें से एक ग्रुप जो सीबीसीसी यूएसए है, उन्होंने हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी की मशीन लगाई और इस तरह से 2009-10 में ही वो हॉस्पिटल जो है विथ रेडियोथेरेपी शुरू हो गया। ये उस समय सेंट्रल इंडिया का पहला आईजीआरटी मशीन था। किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल में ये मशीन नहीं थी। इवन भुवनेश्वर, उड़ीसा, नागपुर तक के पेशेंट जो है वो संजीवनी में ट्रीटमेंट के लिए आते थे। बाद में फिर 2018-20 के बाद में फिर अनेक जगहों में रायपुर में भी ये मशीनें आ गईं
लेकिन उस समय ये जो था, ये बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जी, शुरुआत आपने करी और उस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट जी। एक्चुअली में था ये। जी। छत्तीसगढ़ में स्पेशली गाँव में जब कोई बीमार होता है तो या तो वो पहले खुद ट्रीटमेंट करते हैं या फिर आस-पास उनके गाँव में जो भी चिकित्सक होते हैं या पहले तो ये होता था कि बाबा, ओझा उनसे ट्रीटमेंट ले लेते थे। फिर जब आराम नहीं मिलता है तब वो शहर आते हैं। तो आपके पास भी कई ऐसे केसेस आते होंगे जो डिलेड हो जाते मैं बताऊँ कि कैंसर में जो ग्रामीण तबके के जो पेशेंट होते हैं, मोस्टली इनके साथ ये होता है। जी, क्योंकि वो अपने गाँव में अभी भी जो है, जो आरएमओ प्रैक्टिशनर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको दिखाते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स, आरएमओ अपनी समझ के हिसाब से उनको जो भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो बढ़ने लगता है, तब फिर वो लोग उनको बाहर रिफ़र करते हैं। फिर वो शहर में जनरल डॉक्टर के पास आते हैं। फिर वो अगर उनको लगता है कि ये कैंसर हो सकता है, तो फिर वो कैंसर के डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी तो लोगों में है। पहले ही, आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया, टीवी, इनके रेडियो इतने हो गए हैं कि अब लोगों में उतनी अवेयरनेस की कमी नहीं रही है। लेकिन अभी भी जो है, ग्रामीण तबके के और इवन शहर के भी कई मरीज़ जो हैं, लेट स्टेज में आते हैं और ऐसा होता है। जी, जी। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं वो कौन-सा है? अगर हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर जो है, ये बहुत कॉमन है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो होता है, ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उससे होता है ये। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद इसका इन्फेक्शन होता है। तो अ, ये वायरस जो है, इसके अगेंस्ट अब वैक्सीन बन चुकी है। और अगर मैरिज के पहले, खासकर कि कम उम्र की लड़कियों को ये वैक्सीन लगा दिया जाए, तो हम इस कैंसर से अब बच भी सकते हैं। 95% केसेस में हम सर्वाइकल कैंसर से बचा बचा जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर इसलिए होता है क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, तो इसके कारण उनमें वायरस इन्फेक्शन पहले होता है। शहरी महिलाओं की हम बात करें, तो उनमें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये हम जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को हमने अपनाया है, बच अधिक उम्र में शादी करना, ओबेसिटी, रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं करना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, तो ये जो होता है, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है। कुछ हद तक ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जेनेटिक भी होते हैं, तो माँ से जो है, बच्चियों में भी ये आ सकता है। पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों में मुंह और लंग के कैंसर बहुत कॉमन है। लंग जो है, वो बीड़ी, सिगरेट की वजह से, और मुंह के कैंसर गुटखा, तंबाकू और पान मसाला की वजह से। जी, जी। 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 कौन से ऐसे अर्ली साइन्स हैं कैंसर के जो हम जिससे हम अवेयर हो सकते हैं कि हमें शायद कैंसर हो रहा है? देखिए, शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जो भी कैंसर होते हैं, सबके अलग-अलग सिम्पटम होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि अचानक से भूख लगना बंद हो जाना, अचानक से ज़्यादा वज़न कम होना, बच्चेदानी के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से खून आना। इसके अलावा जो है, खाना निगलने में कठिनाई, आवाज़ में बदलाव, साँस लेने में तकलीफ़ होना, शरीर में कोई तिल या मस्सा है, वो अचानक से उसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि उसका आकार बढ़ रहा है, उसमें खुजली ज़्यादा हो रही है, उससे खून निकल रहा है, खाँसी में खून आ रहा है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, तो हमें तुरंत जो है, डॉक्टर से इसका चेकअप कराना चाहिए। अगर हम शुरुआती स्टेज में कैंसर को पहचान जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये 90 टू 95% केसेस में ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और सर जैसे फीमेल में जो आप सर्वाइकल कैंसर या ओवरियन कैंसर है, तो उसका साइन क्या होना होगा? देखिए, सर्वाइकल कैंसर में मैंने आपको बताया, बच्चेदानी से खून आना, ये सबसे कॉमन कैंसर है। कि माहवारी के बीच में भी बीच-बीच में ब्लड आ रहा है, जी, या किसी लेडी को जिसकी उम्र 50-55 के ऊपर हो चुकी है, और उनको माहवारी आना बंद हो चुका था और फिर से ब्लड आने लगा। जी। और जब कोई महिला अपने पुरुष के साथ, साथी के साथ जब वो मिलती है, जब वो लोग आपस में, तो उस समय ब्लीडिंग आना। तो ये सफ़ेद पानी आना, गंदा पानी आना, उसमें से स्मेल आना,
तो ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट के में कोई गांठ महसूस होना, उसकी स्किन में बदलाव महसूस होना, उसके निपल का रिट्रैक्ट हो जाना, या बगल में जिसको हम एक्जिला कहते हैं, वहां पर भी कोई गांठें आ जा रही हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ओके, ठीक है सर। तो क्या सर लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज ये सब का भी प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा। देखिए 40% केसेस में कैंसर जो है ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ही होता है, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक तो मैंने आपको बताया कि सही समय पर मैरिज ना होना। जो ऑर्गन है ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बना हुआ है, लेकिन जब हम लंबे समय तक के कोई लड़की मैरिज नहीं करती है तो वो जो है उसका यूज़ नहीं हो पाता, तो उसमें डिजनरेशन होता है, उसके सेल्स में डीएनए में चेंजेस आते हैं जो कैंसर कराते हैं। इसके अलावा जब महिलाएँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब डिलीवरी होती है, उसके बाद नेचुरली उसमें मिल्क आता है, तो कई महिलाएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, थोड़ा दिन पिला के बंद कर देती हैं। तो उससे भी उनके सेल्स की जीन में, डीएनए में डैमेज होता है और ये कैंसर करा सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रेगुलर एक्सरसाइज ना करने से बहुत सारे कैंसर्स हमारे शरीर में होते हैं, और आज की डेट में सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो न सिर्फ ब्रेस्ट या महिलाओं में बल्कि सभी प्रकार के कैंसर में इसका रोल है, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कार्टिसोल और एड्रेनलिन, ये जो है, ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी को हमेशा अलर्ट मोड में रखते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखते हैं, कि डर का एक माहौल बना रहता है। सोशल मीडिया में जो है हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा देखने को न्यूज़ मिलता है न्यूज़। न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ ऐसे आते रहता है, या आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एरा हो गया है, बच्चे जो है मैं क फ्यूचर नहीं बन पाएगा तो मेरा क्या होगा? माता-पिता अलग करते रहते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बच्चों का आगे क्या होगा? रोज़गार की समस्या कि मैं कैसे करूँगा, मैं क्या काम करूँगा? आदमी जो है कंटीन्यूअसली स्ट्रेस पे है। पहले के ज़माने में इतनी सब चीज़ें नहीं थी। आजकल वो भौतिक सुविधाओं के बढ़ने के साथ में लोग जो है एक हायर स्टेटस, नई लाइफ़स्टाइल, वेस्टर्न पूरा ये कल्चर को अपनाना चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं, और वो सोशल मीडिया में अपने आप को एक-दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि भई उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, वो ये खाना खा रहा है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ये जॉब मिल गया, ये मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण हमारे शरीर में ऐसे जो है स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। इसके अलावा हमारे हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि-मुनि बता के गए कि हमारे 7 चक्र होते हैं। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, जो है ये अनहद चक्र, ये हमारा मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, और एक सैक्रल प्लेक्सस जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। एक्चुअली ये साइंटिफिकली बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे एक थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पर एक पेनक्रियाटिक ग्लैंड है। स्वादिष्ठान चक्र के पास जो है वो हमारा जो है टेस्टिकल और ओवेरियन ग्लैंड है, और मूलाधार चक्र के लेवल पे एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये 7 ग्लैंड हैं, हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जब हम रात में मोबाइल बहुत देर तक के देखते हैं, रात में नींद के लिए मेलाटोनिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। रात में जब हम बहुत देर तक के मोबाइल देखते हैं, या जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, या पहले के ज़माने में लोग 9 बजे 10 बजे सो जाते थे क्योंकि इतनी लाइट नहीं थी। अब इतनी व्हाइट लाइट हो गई है कि 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम जागते रहते हैं। तो उससे हमारे पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इससे हम रात में लेट से सोते हैं, सुबह हम ठीक से हमारी नींद पूरी नहीं होती, बॉडी को जो रिपेयर मैकेनिज़्म है नींद में वो नहीं हो पाता, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। अगले दिन जो है हम सुबह फिर दौड़-भाग शुरू होती है, रात में फिर वही मोबाइल। तो हमारा
बॉडी को जो रिलैक्सेशन और जो उसमें जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो तो नहीं मिल पूरा एक्टिव हो नहीं पाता, उससे हमको नुकसान होता है। फिर ये हमारा आज्ञा चक्र जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारे पूरी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो इससे ये ऐसे-ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड और जो हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं और एंजाइम सिक्रीटिंग जो ग्लैंड्स हैं, उनको ये सब कंट्रोल करता है। तो जब हम सही से ध्यान नहीं लगा पाते, हम कंटिन्यूअसली मोबाइल में हम जैसे ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह चुपचाप बैठकर किसी एक विचार को करिए, जैसे आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस करिए। लेकिन सोशल मीडिया में आज हम कंटिन्यूअसली मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं। हम एक एक सेकंड में 10 सेकंड का एक गाना आता है, फिर 10 सेकंड में कोई एक सेक्सुअल कंटेंट आता है, फिर 10 सेकंड में कोई एक जो है ज्ञानी आके हमको अध्यात्म की बात बताते हैं, फिर 10 सेकंड में कपिल शर्मा हँसा के चला जाता है। तो हमारा ग्लैंड ही समझ में नहीं पाता कि हमें सब की क्या करना है। हमको कोई कहीं 10 मिनट शांति से बैठते हैं, हम एक चीज़ सोचते हैं या हमारा माइंड एक लेवल पे होता है, लेकिन इसमें हर 10 सेकंड में तो हमारा आज्ञा चक्र जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसको फ्रंटल डिकॉर्टिकेशन बोला जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में जो बच्चे आजकल हम देखते हैं, कई बार वीडियो में दिखाया जाता है कि माँ-बाप बच्चों को शुरू से बचपन से खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बाद में वो उनका हाथ-पैर काँपने लगता है, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कम उम्र में बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जो जा रहे हैं, वो फ्रंटल डिकॉर्टिकेशन की वजह से होता है, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है, हमारी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो वो भी जो है खराब होता है क्योंकि ये हमारा विशुद्धि चक्र है। फिर थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़िम्मेदार है। आज हम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, कलरिंग मटेरियल, हम हमारे जो है पूरे वातावरण में इतना प्रदूषण है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी है जो इन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। लेकिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी अभी पूरा बिगड़ा हुआ है, तो हम उससे फाइट नहीं कर पाते और हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र है जो पेनक्रियाज़ है। कम उम्र में जो है पेनक्रियाज़ के ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। ख़ास करके शुगर, इंसुलिन यहीं से निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम यहीं से निकलते हैं। हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। कम उम्र में शुगर हो जाती है, उससे और इम्यूनिटी कम होती है। उसके बाद फिर आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, टेस्टिस, ओवरी। आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या इतनी बढ़ गई है, इम्पोटेंसी की समस्या बढ़ गई है, जिसके कारण घर टूट रहे हैं, लोग टेंशन में हैं, जबकि इसके लिए सारी जो ज़िम्मेदार है वो हमारी खुद की आदतें हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है मूलाधार चक्र, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के समकक्ष है, वो इतना कार्टिसॉल, वो हमेशा हम अलर्ट मोड में रहते हैं। बॉडी जब रिलैक्स होता है तो उसमें कार्टिसॉल सीक्रेट नहीं होता, लेकिन हम इतने अलर्ट मोड में हैं हमेशा कि कहीं हमने कोई ऐसी खबर पढ़ ली, कहीं न्यूज़ पढ़ लिया, उसने उसको मार दिया, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उसने उसको चाकू मार दिया, और रात में कोई भी आके आपको लूट सकता है, आपके बच्चे को कोई भी बरगला सकता है, उसको ड्रग्स दे सकता है। मतलब माँ बाप बच्चे सभी जो है अपने अपने लेवल पे, अपने अपने सिचुएशन में जो है टेंस स्थिति में है, तो कार्टिसॉल कंटिन्यू सीक्रेट होते रहता है। वो भी हमारे सेल्स को जो है, हमारी बॉडी के जीन को, डीएनए को डैमेज करता है। तो ये सब वजह जो है, ये हमारे शरीर को जो है, हम हमारे सेल्स को, डीएनए को डैमेज करते हैं। जब जीन में डैमेज होता है तो हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो बीमार सेल्स में बदलते हैं, और इस तरह से हमको ब्लड प्रेशर, शुगर, लाइफस्टाइल डिजीजेज, और उसमें कैंसर भी जो है एक बीमारी है, ये सारी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। पहले इतना कैंसर नहीं देखने को मिलता था, अब बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, इसका जो मुख्य रीज़न मैंने आपको बताया, ये पूरी हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा खाना-पीना, फूड में इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, जो कलरिंग मटेरियल डाल के तरबूज को लाल कर दिया जाता है। फ्रूट्स को पकाने के लिए उसमें कुछ-कुछ केमिकल डाल दिया जाता है। मार्केट में नकली पनीर मिल रहा है, नकली दूध मिल रहा है। तो बॉडी और इम्यूनिटी को हमने ऑलरेडी डाउन करके रखा है। तो ये सब रीज़न हैं। उसके अलावा गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब, ये जो है पहले
जो बहुत कम था ये अब आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। तो ये रीज़न है कि अब कैंसर की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो गया। तो सर आपने लाइफ़स्टाइल को लेकर अभी जो भी चीज़ें बताई, तो लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए रोज़ जो है रेगुलर एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग जो भी हम कर सकते हैं, ये हमें ज़रूर करना चाहिए और कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइम हमको अपने लिए निकाल निकालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जी सर। और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको कम से कम 7 से लेकर 9 घंटे की नींद जो है, वो टाइम पर लेनी चाहिए। जैसे कि 10 बजे सोना, 6 बजे उठना, साढ़े 10 बजे तक सोना, साढ़े 6 बजे तक उठना। और कई बार लोग क्या करते हैं कि रात में 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं और बोलते हैं कि हमारा बॉडी क्लॉक उसके लिए अडॉप्टेड नहीं है। जो हमारे बॉडी का रिपेयर मैकेनिज़्म है, वो साढ़े 10-11 बजे से शुरू होता है। तो 2 बजे तक की जिस पार्ट का रिपेयर होना है, वो तो आपका चला गया। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं 2 बजे सो के सुबह 10 बजे उठ जाऊँगा या मैं 4 बजे सो के सुबह 12 बजे उठ जाऊँगा, वो 8 घंटा और जो हम रात में 10 बजे सो के सुबह साढ़े 6 बजे उठते हैं, ये 8 घंटा, ये इन दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। जी, ये सर आपने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो ये सोच रहे हैं कि भले हम देर से सो के देर से उठें तो कंपनसेट हो जाएगा। ये एक पूछना था सर, क्या हर एक कैंसर में सर्जरी ज़रूरी होती है? देखिए, बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी करना होता है, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर हैं, वो दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी भी कैंसर के ट्रीटमेंट का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नीक की रेडियोथेरेपी मशीनें आ गई हैं, जिसमें हम इमेज गाइडेड इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी करते हैं। तो इस इन रेडिएशन ट्रीटमेंट से भी हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कई बार हमको कैंसर सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी आ गए हैं, पर्सनलाइज़्ड थेरेपी भी आ गए हैं, जिसमें हम पेशेंट के जीन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनको कौन-सी थेरेपी काम करेगी और वो थेरेपी देने से वो ठीक हो जाते हैं। ओके। सर कीमोथेरेपी और रेडिएशन जिसे कहते हैं, उसमें क्या डिफ़रेंस है? देखिए, कीमो यानी कि केमिकल, यानी कि दवाइयों से हम जो जिस बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज़ का बॉटल लगा कर के उसमें इंजेक्शन लगाते हैं या आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट में गोलियों के रूप में भी कैंसर की दवाइयाँ आ गई हैं, तो ये कीमोथेरेपी कहलाते हैं। कुछ थेरेपी आजकल ऐसी आ गई है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कैंसर को हटाता है, तो जी। इसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अच्छा। और रेडिएशन थेरेपी वो होता है जिसमें मशीनों से रेडिएशन किरणें निकलती हैं और पिन पॉइंट जिस जगह में कैंसर है वहाँ पर जाकर उसको स्ट्राइक करती हैं। तो वो और उस कैंसर को ख़त्म करती हैं, तो उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, जी। ठीक है सर। संजीवनी हॉस्पिटल जो है वो कैंसर का हमारे राज्य में काफ़ी जाना-माना जी। हॉस्पिटल है। तो यहाँ आप लोग कैंसर अवेयरनेस या प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाते हैं? बिल्कुल, हम लोग रेगुलरली जो है कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। हम लोग फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में और इवन हम डॉक्टर्स को जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि कैंसर के डॉक्टर नहीं हैं, उन लोगों के लिए हम बीच-बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार आयोजित करते रहते हैं, ताकि डॉक्टर्स भी जो हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी पता चले कि उनके पास कोई पेशेंट अगर आ रहा है तो शुरुआती स्टेज में वो कैसे उसको पहचाने। इसके अलावा जो घर में कोई महिला है, वो अपने बच्चों को, माँ-बाप को, अपने हस्बैंड को कंटीन्यूअसली वो भी ऑब्ज़र्व करके अगर वो अवेयर है, तो उनके लिए भी हम जो है प्रोग्राम चलाते हैं कि वो इन चीज़ों से अवेयर हों, उनके सिम्पटम से अर्ली सिम्पटम, अर्ली साइन से और इस तरह की कोई सिम्पटम आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी सर। और अभी क्या-क्या नई टेक्नोलॉजीज़, ट्रीटमेंट या नए क्या अप्रोचेज़ कैंसर के लिए आपके देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में अभी बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर हम कैंसर की जाँच की बात करें, तो जाँच में हम देखिए सबसे पहले तो बायोप्सी पहले जो चीरा लगाकर करना पड़ता था,
वो हम नीडल से कर लेते हैं, अब चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो है बायोप्सी में कई बार हमको ये पता चल जाता था कि कैंसर तो है, लेकिन उसका टाइप नहीं पता चलता था। आजकल इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो कि अब संजीवनी में भी उपलब्ध है। तो ये आ चुकी है जिससे हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ैक्ट कौन से टाइप का कैंसर है। इसके अलावा डायग्नोसिस में पहले हम सीटी और एमआरआई तक ही सीमित रहते थे, जिससे हमको पता लगता था कि जो कैंसर हुआ है वो कहाँ-कहाँ तक फैला है, उसी हिस्से में। लेकिन अब एक नई मशीन आ गई है जिसको हम पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या पेट स्कैन कहते हैं। संजीवनी में ये भी बहुत ही एडवांस्ड मशीन मौजूद है, जिसमें हम सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर का ये चेकअप हो जाता है एक ही बार में कि शरीर में कहीं और कैंसर फैला हुआ तो नहीं है। क्योंकि कैंसर की टेंडेंसी होती है कि वो शरीर के दूसरे हिस्से में फैला हुआ हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन पता चला वो लंग में या बोन में या ब्रेन में कहीं फैला है। तो वो बाद में अगर डिटेक्ट होता है तो परेशान कर सकता है। शुरुआत में ही वो अगर डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको पहले से कंट्रोल कर सकते हैं और उसका सही ढंग से हम इलाज कर सकते हैं। तो ये पेट स्कैन जो है जाँच में। अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो जैसे कैंसर सर्जरी में पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, अब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। यहाँ तक कि संजीवनी में एडवांस रोबोटिक कैंसर सर्जरी भी अब होने लगी है और हमारे हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जन्स की टीम है। अच्छा। इसके अलावा जो है रेडियोथेरेपी मैंने आपको बताया कि पहले जो रेडियोथेरेपी होता था जिसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, अब पिन पॉइंट रेडिएशन होता है जिसमें जिस ऑर्गन में बीमारी है, रेडिएशन किरणें सिर्फ़ वहीं तक जाकर उसको ख़त्म करती हैं। कीमोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट आ गए हैं, पहले बहुत साइड इफ़ेक्ट होते थे, बाल झड़ना, भूख नहीं लगना, साइड इफ़ेक्ट्स के कारण जो है पतला दस्त होना, ये सारी चीज़ें भी जो है अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी आ गए हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स भी अब बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, जी सर। कैंसर जब होता है किसी को तो वो इमोशनली तो डिस्टर्ब होता ही है, प्लस फिजिकली और फाइनेंशियली भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है उन्हें। जी। तो उनको काउंसल करने के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं? बिल्कुल, उसके लिए हमारे यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम सपोर्टिव पेन एंड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट कहते हैं। सपोर्टिव केयर डिपार्टमेंट में ये होता है कि जब कोई कैंसर का मरीज जब अस्पताल में आता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं उसके माइंड में। कई बार ट्रीटिंग डॉक्टर्स जो हैं वो इतने बिजी रहते हैं या सर्जरी या कीमोथेरेपी में कि वो उन चीज़ों के लिए उनको टाइम नहीं दे पाते। तब हमारे हॉस्पिटल में एक सपोर्टिव डिपार्टमेंट जो है वो अलग से उसका यही काम है कि वो कैंसर के मरीजों का, उनके रिलेटिव्स का और जो है उनको जो होने वाले ट्रीटमेंट से जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उनकी वो केयर करते हैं। जहाँ तक कि वो उनके घरों में जाकर होम केयर भी करते हैं और ख़ासकर कि एंड स्टेज पेशेंट्स में, जबकि कैंसर इतना बढ़ चुका है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, तब उसके सिम्प्टोमेटिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसके घर में जाकर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो ये डिपार्टमेंट भी हमारे हॉस्पिटल में है और इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लोग इतने परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं होता है किसके पास जाएँ, क्या बात करें, और आपने इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट बट बनाया हुआ है। सर, ये बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत लेट डिटेक्शन होता है कई बार, तो जब बहुत लेट डिटेक्शन हो रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है फिर उनके साथ? देखिए, यही समस्या है कि जब लेट डिटेक्शन होता है, तो कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज में आ जाता है। जो कैंसर हम पहले स्टेज में जिसको हम एक ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते थे, जैसे या सिर्फ़ रेडिएशन या सिर्फ़ सर्जरी करके हम ठीक कर सकते थे, उसमें हमको कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तीनों करना पड़ता है। उसके बावजूद अर्ली स्टेज में जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, एक ही ट्रीटमेंट में हम 90% रिज़ल्ट दे सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज में, थर्ड स्टेज में आने पर हम तीनों ट्रीटमेंट देने पर भी हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि हम आपको 40-50% ही ठीक कर सकते हैं। तो तीनों ट्रीटमेंट के खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है और इसमें ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए कैंसर के केस में प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे खतरनाक कैंसर सर आप किसको मानते हैं? देखिए, ये कहना बहुत जो है प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है
क्योंकि कैंसर की जो बायोलॉजी है, वो बहुत डिफरेंट होती है। कई बार वो जो मुँह का कैंसर हम सोचते हैं कि फर्स्ट स्टेज में है, वो भी 6 महीने में वो बीमारी लंग में, ब्रेन में और शरीर के दूसरे हिस्सों में आ जाती है। कई बार जो है हम सोचते हैं कि ये एडवांस स्टेज का कैंसर है, लेकिन उसमें दवाइयों का इतना अच्छा असर आता है कि वो लंबे समय तक ठीक रह जाते हैं। तो ये मुख्यतः ये डिपेंड करता है कि वो कैंसर की बायोलॉजी कैसी है। और यूजुअली हमने ये देखा है कि जो लोग हिम्मती होते हैं, जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, पहले तो उनमें इस तरह की बीमारियां होती ही नहीं है। और अगर कभी हो भी जाती है, तो ऐसे लोगों में कैंसर की जो बायोलॉजी होती है, वो कम खराब होती है। इसके अलावा जो लोग निगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जो हमेशा भय में, डर में, शंका में जीते हैं, उन लोगों में हम लोगों ने अक्सर देखा है कि उनके कैंसर की बायोलॉजी खराब रहती है और उन लोगों में बीमारी दोबारा पलट के ज़्यादा आती है। जी, यानी कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग खुद बनाना। को स्ट्रांग बनाकर रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग करना है। सर, आप रोज़ कई पेशेंट से मिलते होंगे, तो कभी आपको कोई ऐसा पेशेंट मिला जिसकी कुछ ऐसी बात या कोई ऐसी घटना जो आपके मन को छू गई हो? देखिए, ऐसे तो लगभग हर मरीज़ की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख हमको तब होता है, जब किसी बच्चे को कैंसर होता है और उसके माँ-बाप जो है वो उसको लेके आते हैं। तो वो एक बहुत ही दुखदाई सिचुएशन होता है, हमारे पास अक्सर ऐसे होते हैं, कम उम्र में जो बच्चियाँ ओवेरियन कैंसर या लड़के जो हैं टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह लेके आते हैं और कई बार वो एडवांस स्टेज में बीमारी को लेके आते हैं। ब्लड कैंसर के बच्चे जो है बहुत कम उम्र के होते हैं, वो तो 4-4 5-5 साल के होते हैं। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा ये आँखों के कैंसर होते हैं। तो ऐसे जो है इनको देख के जो है बड़ा हमको दुःख होता है और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का भी आँखों के कैंसर का ट्रीटमेंट किया है, जिनकी हमको दोनों आँखें निकालनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा जो है, वो जानता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बस इसी उम्मीद में कि मुझे दिखेगा, ऐसा एक बच्चा हमने ट्रीट किया था, नाम बताना नहीं। सही नहीं है, जो हमेशा जो है रोज़ हमको पूछता था कि सर मेरी आँख में जो बीमारी हो गई थी, आपने आँख निकाल के उसको ठीक करने भेजा है, वो कब वापस आएगी? तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो बड़ा मतलब हमें मतलब कम उम्र के लोगों को जब ये कैंसर होता है, तो उनको सँभालना और ख़ास करके उनके माँ-बाप को उस समय सँभालना, ये हमारे लिए बड़ा मतलब एक चैलेंज होता है। जी। सर, तो जब आप इतने इमोशनल चीज़ों को रोज़ देखते हैं, जी। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाते? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। मैंने इसका एक हमारे मेडिकल कॉलेज में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय जो है शिवानी दीदी आई थी ब्रह्म कुमारी से। उनका एक बहुत अच्छा लेक्चर था कि अगर आप दिन में 50 मरीज़ को देख रहे हैं, तो पहले मरीज़ को देखते समय आपकी एनर्जी का लेवल अलग होगा। 50वें मरीज को जब आप देखेंगे, उस समय आपके एनर्जी का लेवल जो है बहुत डाउन होगा। लेकिन आपको अपनी एनर्जी के लेवल को इतना ऊँचा बना के रखना है कि जब आप 50वें मरीज को भी जब आप देखें, तो आपकी पॉज़िटिविटी जो है आपसे मरीज की नेगेटिविटी में जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको योग, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बहुत पहले हमको एक लेक्चर में मैंने उनका लाइव अटेंड किया था, हमारे कॉलेज में आई थी वो। तो वो उस समय से मैं रेगुलर एक्सरसाइज़, योग, प्राणायाम करता हूँ मैं और मैं हमारी जो कम्युनिटी है डॉक्टर्स कम्युनिटी उनमें मैं उन लोगों को मैं वर्ल्ड योगा डे में मैं अरेंज भी करता हूँ, मैं उनको ट्रेन भी करता हूँ। और हमारी सोसाइटी में भी मैं योगा लोगों को सिखाता हूँ। मैं एक ट्रेन्ड प्रोफ़ेशनल योगा टीचर भी हूँ, तो मैं रेगुलर योगा करता हूँ और योगा, प्राणायाम, ध्यान और अगर हम वो नहीं करते हैं तो कम से कम प्रार्थना, प्रेयर, भजन, नमाज़ ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाते हैं और इसको प्रैक्टिस में ज़रूर लाना चाहिए। जी, बिल्कुल सर। संजीवनी का मतलब होता है कि जीवित करना। जी। तो सर, अगर संजीवनी कोई व्यक्तित्व होता तो वो अपनी कहानी कैसे बोलता? देखिए, जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, संजीवनी भी बहुत
छोटे लेवल से शुरू हुआ, जो कि अभी जो है हम सोचते हैं कि हम एक युवावस्था की ओर हम आ रहे हैं। और संजीवनी के बारे में मैं कहूँ कि पहले हमारा एक यूनिट था 50 बेडेड। सबसे पहले तो हमारा रेंटल बिल्डिंग था 20 बेडेड, फिर 50 बेडेड हमारा पहला यूनिट, फिर 2 यूनिट मिला के अभी 200 बेड हैं। एक 120 बेड का तीसरा यूनिट आ रहा है। इसके अलावा हम बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में भी 100 बेड के 3 कैंसर अस्पताल ला रहे हैं अभी, जो कि आने वाले 2026 में एंड तक के तीनों जगह शुरू हो जाएँगे। तो जैसे एक जो है बच्चे से युवावस्था की ओर आता है, वैसे ही संजीवनी जो है युवावस्था की ओर बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी संजीवनी और ग्रो करेगा। हम मेट्रोज़ में भी जाना चाहते हैं, हम जो है विदेशों में भी हम ब्रांच खोलना चाहते हैं। और हमारा ये कोर पर्पज़ है कि हम अच्छे लोगों की टीम बना करके जो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जो है हम वो पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करें। इसके लिए हम लोग टीम वर्क करते हैं। जैसे हमारी सर्जरी डिपार्टमेंट में, कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में 6 कैंसर सर्जन हैं। हमारे ऑन्को फिजिशियंस जो हैं वो 4 ऑन्को फिजिशियंस हैं, 2 रेडियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं और रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, इस तरह से 25 लोगों की टीम है। और हम लोग हफ्ते में 1 दिन ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करते हैं, जिसमें जो भी डिफ़िकल्ट केस है, सब लोग मिल कर के आपस में उस केस को हम डिस्कस करके उसका निर्णय करते हैं। प्रति शनिवार को हम लोग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के 3 घंटे बैठ के हम ऐसे हफ्ते भर के 10-12 मरीजों के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हम जो है कोशिश करते हैं कि हम जो बेहतर हम अपने मरीज को दे पाएँ वो दें। जी, जी, बिल्कुल सर। अ, जैसे हम आम इंसान भी कैंसर अवेयरनेस के लिए अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सर? देखिए, जैसे कि आप आज ये एक प्रोग्राम कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपकी तरफ से उठाया हुआ कदम है कि इन चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है बहुत ही बड़ा माध्यम हो गया है आजकल। हम लोग छोटी-छोटी वीडियो रील्स बनाकर भी हम लोग जो है पोस्ट करते हैं सावधानी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बचने के लिए, अर्ली सिम्पटम्स, अर्ली साइन के लिए। तो सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा जैसे ये मैंने बताया कि सोशल मीडिया में कुछ खराबियाँ हैं, तो अगर हम उसको अगर कंट्रोल्ड वे में अगर यूज़ करें तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं। उसी तरह से जो है कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोग जो हैं इसको अटेंड करें और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। जैसे अपने घर में ही अगर कोई बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू बुरी आदतों में आ रहा है, तो उसको जो है माँ जो सिखा सकती है, तो लेडीज़ का तो ख़ैर बहुत बड़ा रोल रहता ही है। तो इस तरह से हम जो है अवेयरनेस को प्राइमरी रूट, ग्रास रूट लेवल से लेकर के हम ऊपर तक के हम ला ला सकते हैं। सकते हैं। सर ऐसा कोई मिथ है कैंसर के बारे में जो आप उसको ठीक कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन एक मिथ जो हमको हमेशा सबसे ज़्यादा परेशान करता है और इवन पेशेंट्स भी जो है, जो अर्ली स्टेज में भी प पकड़ में आ जाते हैं, वो लोग कई बार एडवांस स्टेज में पहुँच जाते हैं, वो है बायोप्सी के अगेंस्ट मिथ कि जब बायोप्सी करते हैं तो ये बीमारी फैलती है, जबकि ये पूरी तरह से गलत बात है। बिना बायोप्सी के हम जान ही नहीं सकते कि कैंसर का इलाज कैसे होगा। अगर जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला से कैंसर फैलता है, तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपको तंबाकू में लिखना पड़ेगा पाउच में कि ये कैंसर करा सकता है। अगर बायोप्सी में अगर ऐसा कुछ होता, तो गवर्नमेंट पहले ही लिख देती कि बायोप्सी करना मना है। कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट हम बिना बायोप्सी के अगर हम करते हैं, तो गवर्नमेंट हमको क्रिमिनल करार देती है। बायोप्सी करना इतना ज़रूरी है, तो ये अगर ऐसा होता कि उससे बीमारी फैलता तो सवाल ही नहीं उठता, गवर्नमेंट उसको बैन करती। लोगों में ये मिथ रहता है, कई बार जो है वो लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर कैंसर को बढ़े हुए स्टेज में हमारे पास लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत ऐसा मिथ है जो सभी कैंसर के डॉक्टर्स के लिए चैलेंजिंग है और ये पूरी इंडिया में है ये। और जो है पेशेंट जो अर्ली स्टेज के पेशेंट बायोप्सी से डर के बाद में फिर वो थर्ड फोर्थ स्टेज में आते हैं, जो कि बहुत ही मतलब उसका प्रोग्नोसिस जो अच्छा हो सकता था वो खराब हो जाता रहे। ये मिथ दूर होना बहुत जरूरी है। जी सर।
सर आप हमारे व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग या कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी हम रोज करते हैं, हम शुद्ध सात्विक भारतीय भोजन जो हमारा सिस्टम है वो करते हैं, हम जितनी हो सके अपने आप को तनाव से बचा के रखते हैं, जितना हम मेडिटेशन से, पूजा पाठ, नमाज पढ़कर हम अपने इमोशनल बैगेज को जितना हम खाली कर सके, हम अपने ग्लैंड्स को, हम अपने चक्रों को सुधारते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर 7, 8, 9 आवर्स की हम नींद लें, क्योंकि ये जो नींद का जो टाइम होता है, ये हमारी बॉडी का रीजनरेशन और रिपेयर का होता है। तो अगर हम ये सब करते हैं, तो हम ना सिर्फ कैंसर, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, इनसे भी हम बच सकते हैं। जी, जी सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, प्रिवेंशन, अवेयरनेस सबके बारे में बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।